आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अभी अपन इस चैप्टर को फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मतलब जूनियर क्लासेस में जो बच्चे ओलंपियाड, एनटीएससी, एसटीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उस पर्पज से इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देखो, इसमें आगे किसी भी मॉडल को पढ़ने से पहले हम एक बार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट था, इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ये था कि ये डिपेंड करता था, ये किस पे बेस्ड था? दिस वाज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम। इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम मतलब एक एटम जो है वो इंडिविजिबल, उसमें और कुछ नहीं है फर्दर। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस पे बात करी जाए तो इसके हिसाब से इसके जो पोस्टुलेट्स थे, पहला पोस्टुलेट आता है दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड इसका कहना था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट का तुम कोई भी एटम ले लो, सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम other atoms of other elements। ठीक है, कोई दूसरे एलिमेंट का अगर तुम एटम लेते हो तो उससे क्या होगा? डिफरेंट होगा। काफी लॉजिकल सी बात है अभी तक। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसने ये बोला कि अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने जो पॉइंट बोला वो पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ different elements combine in a simple ratio। कैसे कंबाइन करते हैं? एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इसके दो एटम्स हैं, बैलेंस कर देता हूं अगर मैं इक्वेशन को तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि टू एटम्स ऑफ कैल्शियम, देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एटम्स कितने हैं? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस रेशियो में कंबाइन करें? 2:2 विच इज 1:1। सो दिस इज सिंपल रेशियो कि ये जो कंबाइन करते हैं किस में कंबाइन करते हैं? सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला पॉइंट देखो, एक पॉइंट जो है काफी कितने पुराने टाइम की बात है, उस हिसाब से काफी लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पोस्टुलेट जो इसका आया कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि कोई एटम है तो उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत हद तक ट्रू भी है। ये गलत कब होता है? जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चार हमारे पास पोस्टुलेट्स थे किसके? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोई भी पॉइंट असल में वैलिड नहीं था। धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स क्या हो चुके हैं? डिसरिगार्ड हो चुके हैं। किस तरीके से डिसरिगार्ड हो चुके हैं देखते हैं उसको अपन। तो देखो, जो चारों पोस्टुलेट थे इसके सारे के सारे पोस्टुलेट डिसरिगार्ड हो गए। पहला पोस्टुलेट कैसे डिसरिगार्ड हुआ? पहला पोस्टुलेट ये क्या बोल रहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले वाला जो इसका स्टेटमेंट था वो यही गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर, तो वो भी गलत हो गया।
क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ने इसके सेकंड पॉइंट की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? थर्ड बोल रहा था कि हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। अब देखो कुछ हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी डिस्कवर हो चुके हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का क्या मतलब हुआ? जिसमें कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो तुम्हारा एक सिंपल रेशियो में नहीं होता। फॉर एग्जांपल Fe 0.93 हो, ठीक, या फिर Fe 0.95 हो। आयरन के ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो कि रेशियो 1:1 का नहीं है, 0.95:1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आयरन के कुछ एटम्स कम रह गए। ठीक है, ऐसे क्यों बनते हैं ये कंपाउंड्स, ये हम सॉलिड स्टेट में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका कि बेसिकली क्या होता है। दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स जनरली हमें क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मानो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास। अब इसको तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल कंपाउंड ये होना चाहिए था FeO। इसका मतलब आयरन +2 और ये -2। तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज Fe+2। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में तो एटम्स के बीच में स्पेस जो है वो काफी कम होगा। मैंने इस तरीके से बना लिया, और ये सारे के सारे क्या है अभी मेरे पास? दीज ऑल आर Fe+2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कंपाउंड्स का जो अकरेंस है वो नेचुरली है, या फिर ऐसा बोल लो कि आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ जगह Fe+3 ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, तो उस केस में Fe2+ यहाँ से बाहर गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से सॉलिड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दैट इज चार्ज न्यूट्रलिटी। कि कुछ भी हो जाए चार्ज क्या रहना चाहिए तुम्हारा? बैलेंस रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला Fe+2 बाहर गया, ये Fe+2 बाहर गया और ये Fe+2 बाहर गया। ठीक है, चलो बाहर भेज देते हैं। तो अगर ये Fe+2 बाहर चले गए तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसकी जगह पे अगर ये 3 बाहर गया, मतलब +6 चार्ज तुम्हारे पास बाहर चला गया, तो कितने Fe+3 अंदर आ पाएंगे? 2 ही Fe+3 अंदर आ पाएंगे। तो ठीक है, चलो 2 Fe+3 अंदर भी आ गए, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक स्पेस जो थी एम्प्टी बच गई मेरे पास। तो असल में होने चाहिए थे मेरे पास यहाँ पे 12 एटम्स। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था उसमें 12 एटम दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब कितने रह गए? 11 ही रह गए। तो तुम्हारे पास इधर जो रेशियो था वो कम हो गया। इस तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। इसको हम डिटेल डिस्कशन सॉलिड स्टेट में करते हैं, जो इनफैक्ट पहले 12th के CBSE के सिलेबस में था, अब हट गया है, लेकिन जेईई और नेट में आता है। फोर्थ पॉइंट जो इसका था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन के लिए वो वैलिड है, लेकिन हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या तुम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन से समझ सकते हो, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम नए एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे अब किसकी तरफ चलते हैं? अब यहाँ पे हम डिस्कवरी की तरफ चलते हैं कि कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुआ, एनोड रे कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो ये डाल्टन की थ्योरी हो गई, उसके चारों पोस्टुलेट्स हमने देख लिए कि वो बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ सकें। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। काफी और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि मीजॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। उनके बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। देखो एक साइंटिस्ट था जूलियस प्लकर। तो इस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम प्यार से बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है फिर जे थॉमसन ने स्टडी करी थी, और उसने वहां से फिर डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। एपरेटस देख लेते हैं इसका। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया, ऑब्वियसली टू क्रिएट वैक्यूम। ठीक है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, वैक्यूम पंप क्यों लगाया, टू क्रिएट वैक्यूम, अंदर कुछ ना रहे। ठीक, इधर एक इलेक्ट्रोड लिया, इधर एक इलेक्ट्रोड लिया, इस इलेक्ट्रोड को काफी हाई वोल्टेज तक ले जाना है, तो हमने यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो वोल्टेज है वो हम काफी हाई रखते हैं, लगभग इतना 10 टू द पावर 4 वोल्ट। इसके अंदर गैस है हमारे पास, ठीक है, गैस एट लो प्रेशर। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की बेसिक कंडीशन ये है, गैस शुड बी एट लो प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 atm। हम जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लेते हैं वो भी 1 atm होती है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज शुड बी हाई, वोल्टेज इज हाई, और वोल्टेज हम कितना ले रहे हैं, लगभग 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो गैस का प्रेशर लो रहना चाहिए और वोल्टेज क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एकदम नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो एकदम नॉर्मल केसेस में देखो, नॉर्मल केसेस में क्या होगा, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज इस कमरे में कहीं भी स्पार्क हो तो करंट लगना चाहिए मुझे, लेकिन गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इतने हाई वोल्टेज पे ये गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके से, तो ये अपना एपरेटस हो गया। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज अपन यहाँ पे और करते हैं, इधर हम कोटिंग कर लेते हैं किसकी, जिंक सल्फाइड की। इट इज बेसिकली अ फोटोग्राफिक प्लेट। अभी देखते हैं आगे इसका क्या यूज आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हमने इतना हाई लगा रखा है, ये कैथोड है तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज, बैटरी से देख सकते हैं हम, और ये हमारा एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कैथोड एनोड। अब देखो, जब इतना ज्यादा वोल्टेज लगा रखा है, एकदम साधारण भाषा में समझो इसको। ठीक है, अंदर तुम्हारे पास गैस का एटम है, उसके पास भैया इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तुमने यहां से भर के जोर लगा दिया, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हर एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल के बाहर आ गया, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में मूव करना। इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इस वाली स्क्रीन से जाके उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहली बात, अब यहां से बहुत सारी चीजें एक साथ जा रही है, तो यहां से ये जो निकलता है दैट इज एन इनविजिबल रे। अब ये इनविजिबल है तो पता कैसे चला, ठीक है, तो उसी के लिए पीछे ये स्क्रीन लगाई गई है जिंक सल्फाइड की, कि इधर कुछ ग्लो होगा तो पता चल जाएगा यहां से आगे कुछ टकरा रहा है इधर। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से नहीं निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकले, गैसेस से निकले। जो यहाँ पे हमने गैस के एटम्स ले रखे हैं वहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गैस है वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई है। जो गैस है हमारी वो गैस आयोनाइज हो गई, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल रहा है और कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स एनोड। उधर जाके इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है और इसकी स्क्रीन में क्या पैदा कर रहा है, ग्लो पैदा कर रहा है। तो इस ग्लो की वजह से हमको पता चला कि यहां से क्या निकल रहा है, एक इनविजिबल रे। क्योंकि ये रेस ऐसे अपीयर हो रही है कि कैथोड से आ रही है, जबकि निकली कहां से है, ये गैस के एटम से निकली है, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है कि कैथोड से आ रही है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको प्यार से बोलते हैं कैथोड रेस। ठीक, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो जूलियस प्लेकर ने परफॉर्म करा था। अब ये जो कैथोड रेस के बारे में हमको पता चल गया, इसकी प्रॉपर्टीज को जे जे थॉमसन ने स्टडी करा था, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो यहां तक। ठीक है,
तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन को ही सिग्निफाई करती हैं, -1 0। ठीक है, दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। ठीक, खैर उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लेकर ने परफॉर्म करा था, जे थॉमसन ने उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करा। प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करने लगे तो इन प्रॉपर्टीज की स्टडी में हमको कुछ काफी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो कैथोड रेज है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन with very high velocity, with very high velocity। ठीक है, और ये कैसे पता चला? क्योंकि जब हम यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में, ये डिस्चार्ज ट्यूब था हमारा, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल रख दिया, ठीक है, और इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी, तो हमने ऑब्जर्व करा कि ये जो स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगाई है, ये जो स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है, उस पे इस ट्रायंगल की एग्जैक्ट सेम शैडो बन रही है। क्या हो रहा है? एग्जैक्टली सेम शैडो बन रही है। तो ये शैडो बनने का मतलब ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, तभी अपने पास एग्जैक्टली सेम शैडो आई यहाँ पे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमको इस एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आया कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में देखो कैथोड रेज, यहाँ पे हमको ये पता चला कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल होता है। मटेरियल पार्टिकल का मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसमें किसी तरीके का मास हो। कैसे पता चला? कि जब भी हम कैथोड रेज के रास्ते में, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में मैंने एक फैन रख दिया, तो इस फैन ने क्या करा? इस फैन ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसको धक्का लगाने में कुछ तो काम हुआ होगा ना, और बिना पार्टिकल ने मास के एनर्जी कैसे ट्रांसफर करी होगी? तो जो भी यहां से पार्टिकल आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं मटेरियल प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं, इसका मतलब इट हैज मास। ठीक है, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि कैथोड रेज परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। इन्होंने क्या करा? कुछ मैकेनिकल वर्क करा, या ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा मैकेनिकल इफेक्ट कर। ठीक है, कैथोड रेज परफॉर्म मैकेनिकल इफेक्ट या कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। वो हमको कैसे पता चला? हमने यहाँ पे ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा जिससे हमको ये चीज पता लग गई। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कैथोड रेज में हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड हमने इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो चार्ज है, ये चीज पता चल गई। तो लेट से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी प्लस माइनस, तो हमने ऑब्जर्व करा कि जो पार्टिकल्स हैं ये इधर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं? पहला तो ये हो गया कि चार्ज है, दूसरी बात दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए? पॉजिटिव की तरफ। तो यहां से हमको क्या पता चला? चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। कैसे पता चला? जब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उनमें जो डिफ्लेक्शंस इन्होंने ऑब्जर्व करे, उससे हमको पता चल गया कि कैथोड रेज चार्ज होती है, और कैसी चार्ज होती है? नेगेटिवली चार्ज। फिर हमने बात करा था कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में ग्लो लाता है, इसका मतलब दे शो फ्लोरेसेंस, कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
कलर प्रोड्यूस करने वाला पॉइंट समझ में आया, क्योंकि जिंक सल्फाइड की जो हमने स्क्रीन लगाई थी उस पर जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, द इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है कि ये किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक बार हम इन चार पांचों पॉइंट को समझ लेते हैं। बेसिकली ये तीनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ठीक है। एक पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं अपन, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ मेटल। मेटल की अगर हम काफी पतली कोई शीट लेते हैं तो उससे क्या हो सकता है, पेनिट्रेट भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के अभी 6 पॉइंट्स हुए। 7th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर आता है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, हम 7th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और वही वो पॉइंट है जिससे हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल तो हैं, लेकिन हम इनको एटम का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज में जब हमने निकाला कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, किसका रेशियो, 7th पॉइंट में यहाँ पे हमने देखा रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, E by m, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्पेसिफिक चार्ज। तो जब हमने कैथोड रेस के लिए E by m रेशियो को ऑब्जर्व करा, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करा गया कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज भी कर देते हैं तो भी इस रेशियो की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। डिस्चार्ज ट्यूब में भैया क्या गैस ले रखी है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो ये E by m जो रेशियो है ये तुम्हारे पास सारी गैसेस के लिए क्या है, सारी की सारी गैसेस के लिए दिस इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। कूलम चार्ज की यूनिट, केजी मास की यूनिट। ठीक है, और ये चार्ज किसका है, चार्ज ये इलेक्ट्रॉन का है, मास किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है। ये अभी हम आगे चलते हैं तो एक टेबुलर फॉर्म में मैं पूरा डेटा लिखवा दूंगा। तो ये यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज थी जो कि किससे स्टडी करी गई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जूलियस प्लैंकर ने परफॉर्म करा था। और यहीं से हमको पता चला कि ये जो रेज निकल रही है इनमें एक पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक है, तो इसको देख लो फिर अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन चलते हैं एनोड रेज की डिस्कवरी। ठीक, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। देखो एनोड रेज जो है किसने डिस्कवर करे थे, गोल्डस्टीन। ठीक, क्या करा था गोल्डस्टीन ने, कुछ भी ज्यादा चीज नहीं करी। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़कर आए हैं उसमें बहुत ही माइन्यूट सा चेंज, बाकी सब कुछ सेम। ये वैक्यूम पंप था, डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इधर भी सेम इलेक्ट्रोड, सेम पोटेंशियल, सेम कंडीशन, लो प्रेशर। बस ये जो कैथोड था इसमें होल्स कर दिए गए इस तरीके से। ठीक है, और अब ये कहलाने लगा, इसको हम बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। कैथोड में क्या हो गया, कुछ होल्स हो गए। तो अब इसको कैसे समझना है, देखो यहां से अगर तुमने इसका सरफेस एरिया कम कर दिया तो यहां से तुमने थोड़ा सा इसका जो भी एक्टिविटी थी वो कम कर दी, इधर कोई चेंजेस हुए नहीं है। ठीक है, तो उधर से जो भी इफेक्ट हो रहा है वो अभी भी सेम है। तो अब हमने ऑब्जर्व करा कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां मूव कर रहे थे एट द सेम टाइम
कुछ रेज कैथोड की तरफ भी मूव कर रही थी, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं होल्स, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। कमी कैसे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो पीछे वो होल्स डेवलप करता हुआ जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ कमियां छोड़ता हुआ जा रहा है, तो वो रिलेटिवली क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये होल्स क्रिएट होने लगे यहाँ पे, और इधर से कुछ रेज जो है वो परफोरेटेड कैथोड को चीरती हुई इधर आ रही है। तो परफोरेटेड कैथोड से जो रेज इधर आ रही है उनको हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल लाइक एरिया से बाहर निकल कर आ रही है। या फिर इनको एनोड रेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैसी अपीयर हो रही है, एनोड से आती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स से डिस्कवर हुआ कि ये पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे डिस्कवर हुआ होगा, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने कैथोड रेज में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के वहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट हुआ था, इधर डिफ्लेक्शन जो है वो टुवर्ड्स कहां हो रहा था, नेगेटिव प्लेट। तो इनकी प्रॉपर्टीज में एक डिफरेंस तो यही है कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी तो कहां डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि दे आर चार्ज, और कैसे चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद ठीक है, डिफ्लेक्शन की बात हो गई, तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये पहली प्रॉपर्टी में डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस जो आता है वो आता है E/m, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक चार्ज। बाकी देखो पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है, सारी प्रॉपर्टीज भी सेम है, सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और जो हमने शैडो वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन, हाई वेलोसिटी, वो सारी प्रॉपर्टी सेम है। सिर्फ किन दो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, एक डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, सेकंड स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। इधर से जो हमारे पास E/m आ रहा है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हर गैस के लिए अब E/m रेशियो हमारा सेम नहीं आएगा, ठीक। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अभी मैं टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा लिखवा दूंगा ये, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो अगर हम इस रेशियो की बात करें तो ये जो रेशियो है इसका सिंबल चेंज हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में है ना ये, तो ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दैट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे is greater than specific charge of anode, ठीक। अब देखो क्योंकि ये गैस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो मेरे को E/m मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है वो सबसे लाइटेस्ट गैस देनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट, यहां से जो पार्टिकल निकलता है, वन डिनोट कर रहा है इसका चार्ज और ये मास, तो ये जो पार्टिकल यहां से निकलता है उसी पार्टिकल को फिर हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। उसी पार्टिकल को क्या बोला जाता है, उसी पार्टिकल को बोलते हैं हम प्रोटॉन। और इधर जब हम E/m रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो इट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 into 10 to the power -27 kg, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर kg आता है। तो अगर आप इसको देखो क्लियरली, तो जो E/m हमने E के लिए निकाला था उससे ये काफी छोटी वैल्यू आ रही है, वहां पे एक्सपोनेंट 10 to the power 11 में था, यहाँ पे एक्सपोनेंट 10 to the power 7 है, ठीक है। तो जो E/m होता है हमारा वो कैथोड रे के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनोड रे। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन्स। तो अभी तक हम दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करने वाला कौन था, चैडविक, ठीक है। चैडविक ने हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, किस तरीके से, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। देखो
थर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की? चैडविक। व्हाट चैडविक वाज डूइंग, एक बेरिलियम की काफी थिन शीट लेके उस पे हीलियम पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया जा रहा था, ठीक है। तो बेरिलियम की शीट पे जब हीलियम पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गया तो क्या ऑब्जर्व करा गया कि ये कन्वर्ट होता है कार्बन में, प्लस यहां से कोई एक अननोन पार्टिकल निकल रहा है जिसका कि मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है और चार्ज न्यूट्रल है। तो हम चार्ज सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मास ऊपर लिखते हैं, तो मास उसका लगभग प्रोटॉन के बराबर आ रहा था लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा था और चार्ज क्या था? न्यूट्रल था। रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हीलियम का चार्ज 2, मास 4, बेरिलियम इज 9, चार्ज इज 4, मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस इस तरीके से बैलेंस होती हैं। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो रहा है 6 और मास नंबर 12। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कार्बन लेता, सिर्फ कार्बन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास मास में 1, तो वही हमने किससे बैलेंस करा? इस पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल निकल कर आया विच इज न्यूट्रल इन नेचर, इसी पार्टिकल को हमने क्या बोला? न्यूट्रॉन। और इसका जो मास होता है वो थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तभी ध्यान हो तो मास नंबर में हम क्या लेते हैं? मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इनका जो मास है वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। अभी मैं टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखवाऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल में कुछ चेंजेस होते हैं तो हम राउंड ऑफ करके उसको 1 और 1 ही मान लेते हैं। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी किसकी? न्यूट्रॉन की, ठीक है। एक और चीज, अब जब हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे यहाँ पे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे जे थॉमसन का मॉडल हुआ या रदरफोर्ड का मॉडल हुआ, उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है 1932 में, ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हम न्यूट्रॉन की कहीं बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी डिस्कवरी बेसिकली हुई नहीं थी, ठीक। तो ये हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देख लो इसको। फिर अपन टेबुलर फॉर्म में एक डेटा लिखते हैं जिसमें कि हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मॉडल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो अब अपन टेबुलर फॉर्म में इसका एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। देखो इस तरीके से लिख लो, फंडामेंटल पार्टिकल, सिंबल, मास, चार्ज, ठीक है। पार्टिकल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं? चार्ज इज -1, मास हम इसका लगभग 0 लेते हैं। क्योंकि इसका मास अगर हम केजी में देखें तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, लगभग कुछ भी नहीं, ठीक है। और एएमयू में अगर हम देखें तो दिस इज लगभग इतना 0.00055 एएमयू। तो राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे? इसको 0 ही लिखोगे, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक। ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर सीजीएस में लिखना चाहे तो सीजीएस में हम यूनिट यूज करेंगे ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसमें ये हो जाता है -4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू, ठीक। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या हो गया? क्या बोला हमने? हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है, क्योंकि लाइटेस्ट गैस थी, अभी हम देख कर आए हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज में। इसका मास होता है 1.6728 इंटू 10⁻27 केजी। अब मैं जानबूझ के यहाँ 4 डेसिमल लिख रहा हूँ ताकि हम न्यूट्रॉन से इसका डिफरेंस समझ सकें। अगर एएमयू में लिखते हो तो दिस इज 0.00757 एएमयू, ठीक। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा? साइन डिफरेंट हो जाएगा। वही सेम चीज सीजीएस में और एसआई में। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल n से। इस पे चार्ज इज 0, मास इसका 1 लिया जाता है। इसका जो मास होता है दैट इज 1.6749 इंटू 10⁻27 केजी।
तो थर्ड डेसिमल प्लेस पे डिफरेंस आ रहा है। एएमयू में अगर देखो तो 0.00898 एएमयू, तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं, तो राउंड ऑफ करके अल्टीमेटली दोनों को कितना ले लेते हैं हम, 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, इधर आते हैं, देखो इस पे चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, तो दिस इज 0। ठीक, तो ये अपने पास यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। देख लो इसको, फिर हम स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। जे थॉमसन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे उसमें, क्योंकि कुछ खास था नहीं उस मॉडल में। फिर हम रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, कंक्लूजन्स क्या क्या है, ड्रॉबैक्स क्या थे, और बोर्ड ने उस ड्रॉबैक को कैसे रेक्टिफाई करा, उन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, इसको देख लो 2 मिनट के लिए। ठीक, चलो 2 मिनट के लिए फ्रेशन अप बोलो। देखो ये जब हम लोग कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, तब ये सवाल पूछा करता था हमारा टीचर, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो ही तुम इसका आंसर कर पाओगे। देखो सिंपल मैथ्स कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये कैसे सॉल्व करा कि कितनी बार डिजिट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स 1। इधर 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम 2। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम 1। यहाँ 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम 1। 2 कितनी बार आया, 1 टाइम 2। ये 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स 1। अब देखो 2 से पहले कंसेक्यूटिव कितनी बार 1 आया, 3 टाइम्स 1। 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स 2। 1 कितनी बार आया, 1 टाइम 1। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आना है, 1 टाइम 3, 1 टाइम 1, 2 टाइम 2, 2 टाइम 1। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आई होप जब का होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखो ऐसे बीच बीच में करते रहा करो यार, ये थोड़े रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस है ना, करते रहा करो, माइंड डेवलप होगा। एक ही डायरेक्शन में चल करते, वैसे भी मैं समझ रहा हूँ काफी बोरिंग होती है केमिस्ट्री, ऐसे बोल रहा हूँ, पढ़नी है केमिस्ट्री। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे बढ़ते हैं अपन और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो जे थॉमसन। अभी गर्मियों में तुम इससे रिलेट भी कर पाओगे। वाटरमेलन, तरबूज खाते हो, वैसा सही कुछ स्ट्रक्चर था। इनफैक्ट इसके स्ट्रक्चर को नाम भी ऐसे ही दिया जाता है, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तुम कई जगह पे वाटरमेलन भी लिखा हुआ देखोगे, क्योंकि असल में इसने बात ही कुछ ऐसी करी थी। इसने बोला था कि जो एटम है, इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला इसने कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जैसे कि पुडिंग मतलब केक होता है। ठीक है, तो केक है पॉजिटिव चार्ज, जो केक की ब्रेड है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर जैसे किशमिश होती है, ठीक है, या चेरी हो गया, उस तरीके से हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। तो देखो पहले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये कम से कम एक चीज की तो बात कर रहा है, विच इज चार्ज न्यूट्रलिटी। मतलब ये यहाँ पे ये तो बता रहा है कि जो एटम होता है भैया वो न्यूट्रल होता है, लेकिन बाकी सारी चीजों का क्या, कि इतनी छोटी सी जगह में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्टेबल कैसे है, इसकी तो उसने कोई बात नहीं करी। तो यहाँ पे ये फेल करता है, कहां पे, फेल इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी बताने में इसकी हालत टाइट हो गई। ठीक है, तो ऐसे में फिर अब आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या करा, उसने बकायदा एक पूरा एक्सपेरिमेंट करा, जिसको हम गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक मॉडल बनाया। लेकिन अल्टीमेटली उस मॉडल में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ गई, जो मैक्सवेल ने निकाली थी, उसको हम देखते हैं अब आगे। ये जे थॉमसन का मॉडल हुआ सिंपल सा प्लम पुडिंग मॉडल,
कंप्लीटली डिसरिगार्डेड, रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ चलते हैं। तो देखो जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक पूरा फुल फ्लेज एक्सपेरिमेंट करा जिसको कि हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा, उसके बेसिस पे फिर इसने एक एटम का स्ट्रक्चर पॉस्टुलेट करा या एटम का स्ट्रक्चर बनाया कि एटम कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो अब हम इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या था ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो देखो पहले इसके एपरेटस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जनरली हमारे पास एक लेड बॉक्स रहता है, इधर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया हमने। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये इसलिए हम लिया है हमने, इट इज हमारा, ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, किस चीज का सोर्स है ये हमारा? अल्फा पार्टिकल्स। इधर हमने एक काफी थिन गोल्ड फॉइल की शीट ले रखी है, गोल्ड फॉइल काफी थिन शीट है ये। ठीक है, काफी थिन। अगर चाहो तो यहाँ पे एक स्लिट लगा सकते हो, चलो लगा ही लेते हैं, ये स्लिट है यहाँ पे। ठीक, इधर एक स्क्रीन है मेरे पास, इस तरीके से एक स्क्रीन है, जो स्क्रीन हमारी मूवेबल है। ठीक है, ताकि कहीं पे भी अगर पार्टिकल्स जा रहे हो तो इस स्क्रीन को ऐसे ऐसे रोटेट करके पार्टिकल्स को इकट्ठा करा जा सके। मूवेबल स्क्रीन है, इस पे भी हम जनरली किसकी कोटिंग कर देते हैं? इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है। ठीक, तो देखो यहां से इधर से अल्फा पार्टिकल्स निकले, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई। गोल्ड फॉइल से जब ये पास हुए तो मैक्सिमम पार्टिकल्स ऐसे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे एट सर्टेन एंगल, θ3, θ2, θ1। कुछ पार्टिकल्स थे जिन्होंने पूरा रास्ता ही अपना रिट्रेस कर दिया। ठीक है, घूम के वापस ही आ गए वो, तो θ0 बोल देता उसको। ठीक, तो क्या ऑब्जर्व करा है यहां से? ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, देखो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। तो हीलियम पार्टिकल्स क्या है? हीलियम इज दिस चार्ज टू मास 4। ठीक, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है? 2 AMU, और इस पे मास मैं बोल सकता हूं दैट मास इज, मास इज 4 AMU, और चार्ज कितना है हमारे पास? 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स की बात होती है। अब इसने ऑब्जर्व करा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स तो भैया ऐसे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल्स थे जो सर्टेन एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ एंगल्स पे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा रास्ता ही रिट्रेस कर लिया, मतलब टकराए और वापस ही लौट आए। ठीक है, तो ये था इसका एपरेटस, इसका एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे? पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको लिख लेना आप। सेकंड पॉइंट था सर्टेन पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स व्हिच वर वेरी स्मॉल एंगल्स एंड वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू से मतलब देखो ये जो बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए ये लगभग 90% होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लगभग तुम्हारे ऐसे ही निकल गए। और ये जो पार्टिकल्स वापस से घूम के आ रहे हैं ये लगभग होते हैं 1 in 20,000। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है बहुत कम होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई। अब इनसे कंक्लूजन क्या क्या निकल कर आता है? देखो, अगर मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहे हैं, इससे हमको क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो एटम है वो खाली है, बहुत सारी खाली जगह है उसमें, तभी बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल रहा है। सेकंड पॉइंट हमको ये पता चलता है कि सेंटर में वहां पे कुछ है, कुछ ऐसा डेंस चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पार्टिकल मेरा पॉजिटिवली चार्ज था। ये जो डेविएशन हो रहा है दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर,
इसका मतलब सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज था, और वो बहुत छोटे एरिया में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेंस। तो इससे हमको ये चीज पता चल रही है कि एट सेंटर देयर इज डेंस पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटी जगह में, ठीक है, बहुत ही छोटी जगह में, ठीक। और दूसरी बात, तीसरी बात कि वो रिजिड भी है, डेंस एंड रिजिड, ठीक है, डेंस एंड रिजिड। रिजिड का मुझे कैसे पता चला? ये पार्टिकल जो घूम के वापस आ रहा है, देखो इस तरीके से, अगर तुम यहां से बॉल फेंकते हो और बॉल तुम्हारे पास वापस आती है, तो सामने कुछ रिजिड सरफेस है, तभी वो वापस आया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेंटर में, दैट इज डेंस एंड रिजिड, और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि उससे अवे हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस से ये कंक्लूजन्स निकले, और उन कंक्लूजन से फिर हमने एटम को क्या करा? एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस तरीके से? ये जो डेंस रिजिड पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एरिया था, इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। हमने नहीं, रदरफोर्ड ने बोल दिया न्यूक्लियस। तो अब उसके हिसाब से एटम में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट इज न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, जो कि रिजिड डेंस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, सेंटर में एक छोटा सा एरिया है। और सेकंड क्या हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखो बाहर के पार्ट के बारे में तो उसने कोई बात करी नहीं ना, उसका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन कहां पे बेस्ड है? सेंटर पे जो रिजिड डेंस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियस है, क्योंकि बाकी पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो ही चुका है, तो एटम में कहीं तो होगा वो, दैट इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो न्यूक्लियर पार्ट में है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये है हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। लेकिन इससे भी खुशी नहीं हुई लोगों को, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक इसका हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, तो पहला ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हो इसको, ये हम 11th में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं वैसे, ठीक है। पहला ड्रॉबैक क्या हुआ इसका? It failed to explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो अभी जूनियर क्लासेस के लिए इसको तुम सिर्फ लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम 11th में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या चीज होती है, कैसे बनती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक जो था, सेकंड ड्रॉबैक ये था कि मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने फिजिक्स की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पाइरल पाथ बनाता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये अगर अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो एक टाइम आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता करता स्पाइरल पाथ बनाता बनाता न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो एटम की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं हो पा रही है, एटम स्टेबल कैसे हुआ? तो ये वाला जो पॉइंट था, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इसके हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी मोशन कर रहा है, तो इट विल लूज इट्स एनर्जी, और एनर्जी लूज करता करता फिर ये न्यूक्लियस में ड्रॉप करेगा। कैसे? जैसे तुम मान लो तुम धागे से बांध के एक पत्थर घुमा रहे हो, अब उस पत्थर कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तुमने घुमाना छोड़ दिया, तो पत्थर क्या होगा? अपनी एनर्जी लूज करता 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 ड्रॉप कर जाएगा ऐसे। तो क्या करा उसने? एक स्पाइरल पाथ बनाता हुआ अंदर गिर गया। सेम चीज यहाँ पे वो एटम्स के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम सेम चीज है। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। अब हम इसमें अगर आगे बढ़े, तो ये जो ड्रॉबैक था, इसको ठीक करने के लिए आया नील बोर, ठीक। देखो मैं ऐसे मूवी सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक काफी अच्छी मूवी है नील बोर और हाइजेनबर्ग पे, कोपेनहेगन, ठीक है, तो तुम पढ़ सकते हो। हाइजेनबर्ग वाज अ जर्मन, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें तुमको उसमें जानने के लिए मिलेंगी कि हाइजेनबर्ग और बोर का रिलेशन किस तरीके का था। खैर वो सारी बातें बाद में, ठीक। देखो मेरा मूवीज बताने का पर्पज ये होता है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मोटिवेशन ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर वीडियो देख रहे हो तो क्राइम मास्टर गोगो का डायलॉग याद रखना,
आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा ही, ठीक है। अरे खैर यार, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो मैक्सवेल का यहाँ पे ड्रॉबैक था, ये मैग्नेटिज्म वाला जो ड्रॉबैक था, उसको करेक्ट किसने करा? नील बोर ने। कैसे करेक्ट करा, देखते हैं उसको। देखो, रदरफोर्ड क्या बोल रहा है? रदरफोर्ड बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूम रहा है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। बोर ने पूरा खेल ही पलट दिया। बोर ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही नहीं घूम रहा है, वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में घूम रहा है, इस तरीके से। एनर्जी लेवल्स में घूमने का मतलब कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, बल्कि इस पाथ के पास है जिसमें कि वो घूम रहा है, ठीक है। ये जो पाथ है, इस पाथ के पास एनर्जी है, और उसके ये बोलने से पूरा मॉडल जो है हमारा वो स्टेबल हो गया। देखो किस तरीके से, ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई कि ये तुम्हारे पास स्टेयर्स है, ठीक, और इधर हमारे पास एस्केलेटर्स है। एस्केलेटर्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फैंसी बना देता हूं, ठीक। अब यहां नीचे ये आदमी है जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आदमी यहां से चढ़ के ऊपर तक गया और ये आदमी यहां से चढ़ के ऊपर तक गया। तो ये वाला आदमी ऑब्वियसली यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके कंपैरिजन में थकेगा। अब ये आदमी क्यों नहीं थका? क्योंकि इसकी एनर्जी लूज ही नहीं हुई। जो एनर्जी थी वो रास्ते के पास थी, रास्ता वाज मूविंग, ठीक है। इधर क्या हो रहा है? रास्ता स्टेशनरी है, इस बंदे को मूव करना पड़ा तो इसकी एनर्जी लूज हो गई। अब तुम ध्यान से रिलेट करो तो यही बात ये दोनों साइंटिस्ट कर रहे हैं, बस क्योंकि साइंटिस्ट है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डेली लाइफ से रिलेट करो, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा था, इसकी एनर्जी लूज हो रही है, स्टेयर वाला केस। यहाँ पे अगर रास्ते के पास एनर्जी है, एस्केलेटर वाला केस। तो नील बोर की एक सिंपल सी स्टेटमेंट से रदरफोर्ड का इतना बड़ा ड्रॉबैक जो मैक्सवेल ने पकड़ा था, वो क्या हुआ? हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा और आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू।